हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसका टाइटल है इफ़ेक्ट ऑफ मॉइस्चर इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड मेथड्स ऑफ रिमूविंग इट। और ये हमारी सिलेबस की यूनिट नंबर 5.3 है और ये पूरे जो हमारा टाइटल है उसका पहला पार्ट आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। और हमारे सब्जेक्ट का नाम है ME 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आज का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए और ये जो टॉपिक है ये हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर मॉइस्चर जब इसमें ऐड हो जाती है तो मॉइस्चर के काफ़ी नेगेटिव परिणाम देखने को मिलते हैं और हमारी COP कम हो जाती है साइकिल की, और भी दूसरे जो इफ़ेक्ट इसके देखने को मिलते हैं। और इसको यदि हटाया नहीं जाए, इस मॉइस्चर को हटाया नहीं जाए तो कंजम्पशन काफ़ी बढ़ जाता है कंप्रेसर का और लाइन भी चौक होने की संभावना होती है। तो काफ़ी जो नेगेटिव रिज़ल्ट सिस्टम में आ जाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। मेरा नाम हरीश धवन है, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। और हमारा टॉपिक जो है वो है इफ़ेक्ट ऑफ मॉइस्चर इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसमें मैं आपको मॉइस्चर के इफ़ेक्ट बताना चाहूँगा और मॉइस्चर कैसे जमती है। यदि हम रेफ्रिजरेटर का एग्ज़ाम्पल लें, अगर हम रेफ्रिजरेटर का एग्ज़ाम्पल लें तो हमारा रेफ्रिजरेटर में जो इवेपोरेटर कोइल होती है ये हमारी इवेपोरेटर कोइल है और इसके ऊपर यदि इस तरह से एयर इस लो टेम्परेचर कोइल के संपर्क में आती है तो एयर में जो हवा प्रेजेंट है वो हवा इस कोइल के आसपास जो हवा में जो मॉइस्चर है वो इसमें फ्रीज होना शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे ये कंटिन्यू प्रोसेस होते हुए ये फ्रीज इसमें बढ़ता जाएगा इस कोइल के आसपास। और यदि हम रेफ्रिजरेटर को देखें या हमारी रेफ्रिजरेटिंग मशीन्स को देखें तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है, फ्रॉस्ट फॉर्मेशन, ये बढ़ता जाएगा 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। और जितना ये बढ़ता जाएगा उतनी हमारे कंप्रेसर को ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा और यहाँ पर कूलिंग भी थोड़ी बहुत इफेक्ट होगी इसमें। लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाए, 4 mm से अधिक हो जाए, तो ये जो COP है और कूलिंग है दोनों प्रभावित होने लगती है और जिससे हमारे इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ये जो मॉइस्चर है यही आज हमारा टॉपिक है और इसको हटाने को एक सिंपल जो शब्द है उसको बोलते हैं हम, उसे कहते हैं हम डीफ्रॉस्टिंग। इसे कहते हैं हम डीफ्रॉस्टिंग। इस मॉइस्चर को हटाने के वेरियस मेथड्स हैं, उनको कहते हैं डीफ्रॉस्टिंग। और डीफ्रॉस्टिंग मैनुअल से लेके ऑटोमेटिक और डिफरेंट टाइप की मेथड्स हम इसमें स्टडी करेंगे। और डीफ्रॉस्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले कुछ वर्षों पहले ये डीफ्रॉस्टिंग हम एक स्विच के द्वारा करते थे। मशीन में डीफ्रॉस्टिंग का एक स्विच हुआ करता था, उस स्विच को आपने ऑन कर दिया तो साइकिल रुक जाता था और रुकने से अंदर कूलिंग होना बंद हो जाती थी और उसके पश्चात केबिन का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता था। और जिसका रिजल्ट ये होता था कि जो फ्रॉस्ट जो जम गई है एवेपोरेटर कोइल के आसपास वो धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हो जाती थी और कंडेंस होके एक ट्रे के थ्रू ये पीछे कंप्रेसर के ऊपर एक जो ट्रे हुआ करती थी उसके ऊपर ये लिक्विड फॉर्म में, पानी की फॉर्म में, पानी बन जाने के बाद जब फ्रॉस्ट लिक्विड फॉर्म में कंडेंस होगी तो उसे कहेंगे हम पानी। और ये पानी पीछे ट्रे में इकट्ठा हो जाता था जिससे कि कंप्रेसर की कूलिंग कर सकें।
आजकल जो हमारे रेफ्रिजरेटर आ गए हैं वो ऑटोमेटिक डिफ्रोस्टिंग वाले आ गए हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक के। सबसे पहले हम देखते हैं प्रशीतन निकायों में नमी के कारण तथा प्रभाव। तो इसमें जो कॉजेज ऑफ मॉइस्चर है और इसके इफ़ेक्ट हैं वो क्या क्या हैं, एक बार हम इसे वन बाय वन स्टडी करते हैं। एक प्रशीतन निकाय में नमी के प्रमुख कारण इस प्रकार है। तो हमारी जो इवेपोरेटर कोइल है उसके ऊपर फ्रोस्ट क्यों फॉर्म हो जाती है, मॉइस्चर फ्रीज क्यों हो जाती है, इसके जो कारण हैं वो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला कारण है प्रशीतन इकाई में प्रशीतन भरते समय उसमें घुले हुए नमी का निकाय में प्रवेश कर जाना। तो इसमें लिखा हुआ जब भी रेफ्रिजरेटिंग यूनिट में हम प्रशीतन भरते हैं, यानी प्रशीतन भरने का मतलब हो गया जब हम चार्ज करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो मशीन है इसमें लीकेज एक बहुत बड़ी समस्या होती है। यदि हमारी रेफ्रिजरेटिंग साइकिल पूरी की पूरी कहीं से भी थोड़ा भी लीकेज है तो ये हमारा जो रेफ्रिजरेटर है प्रशीतन की जगह ये होना चाहिए प्रशीतक। तो हमारा प्रशीतक जब भरते हैं, हम चार्जिंग करते हैं, रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते हैं, रेफ्रिजरेंट को भरते हैं हम प्रशीतक मशीन में के अंदर, तो उस टाइम ये प्रशीतक के भरते टाइम ये नमी भी उसमें प्रवेश कर जाती है। दूसरा जो कारण है वो प्रशीतन इकाई में प्रशीतक भरने से पूर्व उपकरण को इसी तरह शुष्क न किया गया हो। तो जनरली हम चार्जिंग करते हैं, गैस चार्जिंग करते हैं, रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं हमारी रेफ्रिजरेटिंग मशीन में, तो हम क्या उसको पूरा का पूरा वैक्यूमाइज करते हैं। वैक्यूमाइज करने से पहले उसमें जितनी भी मॉइस्चर है यदि कोई है तो उसे बाहर निकाल दिया जाए, उसे ड्राई होने दिया जाए। कुछ समय पश्चात हमें उसके लीकेज प्रूफ होने के पश्चात, लीकेज को चेक करने के बाद हमने लीकेज चेक कर लिया कि हमारे रेफ्रिजरेटिंग मशीन के किसी जॉइंट के ऊपर कोई लीकेज नहीं है, तो उस लीकेज को चेक करने के पश्चात और ये एश्योर होने के बाद कि इंटरनली वो टोटली ड्राई हो चुकी है हमारी ट्यूब्स, तो उसको भरा जाए। कभी कभार ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ड्राई नहीं हुई, वेट रह गई, तो वेट रहेगी तो कुछ मॉइस्चर अंदर रह जाती है, वो भी इसका कारण होती है। तीसरा है निम्न दाब की तरफ से वायु का रिसाव तथा वायु के हमेशा कुछ न कुछ मात्रा में जलवाष्प होती है। तो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं जब लीकेज होता रहता है, हल्का फुल्का बिल्कुल माइनर लीकेज जब होता है तो लो प्रेशर साइड से ये लीकेज होना शुरू होता है। और उसके साथ साथ जब लीकेज होता है तो क्या होता है, लीकेज का रिजल्ट हमारी रेफ्रिजरेंट तो निकलता ही है, लेकिन उसके इफ़ेक्ट में हमारी जो एयर है वो भी कुछ मात्रा में जलवाष्प के साथ चली जाती है, और जो लो टेम्परेचर साइड में ये जाके और ये फ्रीज हो जाती है। ठीक है, तो एक ये भी रीज़न होता है इसमें। चौथा रीज़न है इसमें जल क्षितित संघनित्रों वाले निकाय में पानी का रिसाव। तो जब हम वाटर कूल्ड कंडेंसर्स काम में लेते हैं बड़े रेफ्रिजरेटिंग मशीन्स के अंदर, तो उसमें कितनी बार लीकेज, क्योंकि कंडेंसर हमारा एक टाइप का हीट एक्सचेंजर है और हम जनरली पानी से रेफ्रिजरेंट को हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, रेफ्रिजरेंट की हीट रिजेक्ट पानी में कर रहे हैं, तो कितनी बार ये पानी का रिसाव होने से भी रेफ्रिजरेंट में कुछ नमी इसमें चली जाती है, वो भी एक रीज़न है इसमें। और लास्ट और अंतिम बिंदु है इस लुब्रिकेंट ऑयल के कुछ हाइड्रोकार्बनों के ऑक्सीकरण के कारण पानी का बनना। तो लुब्रिकेंट ऑयल के जो कंप्रेसर के में हम जब लुब्रिकेंट ऑयल को इंस्टॉल करते हैं, प्रवेश करवाते हैं, तो उसमें भी कुछ रिसाव के द्वारा ये ऑक्सीकरण द्वारा पानी बन जाता है, और ये पानी जब लो टेम्परेचर साइड में आता तो ये फ्रीज़ हो जाता है। तो ये हमारे फ्रीज होने के रीज़न है सारे के सारे जो मैंने आपको बताए हैं अभी, वो सब फ्रीज हो रहे हैं हमारे पास। ये सारे के सारे रीज़न हमारे फ्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर किसी भी फॉर्म में वायु रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम में प्रवेश करती है, और जब लो टेम्परेचर या लो प्रेशर साइड में रेफ्रिजरेंट का तापमान अत्यधिक न्यून होता है, 0 डिग्री या 0 डिग्री से कम होता है, तो वहाँ पर ये जो वायु है इसमें जो मॉइस्चर है वो फ्रीज़ हो जाती है, और फ्रीज होने का रिजल्ट ये होता है कि इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं आगे का जो हमारा है टॉपिक, वो है
कॉजेज़ हमने जान लिए हैं। अब इसके प्रभाव क्या होंगे, ये जो मॉइस्चर है इसके नमी के प्रभाव क्या होंगे। तो प्रशीतन निकाय में नमी के होने से कई हानिकारक प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं, जो इस प्रकार है। पानी की थोड़ी सी मात्रा यदि निकाय में उपस्थित हो तो वह जमकर केशिका नली, ये होती है कैपिलरी ट्यूब या प्रसारण वाल्व, जिसको बोलते हैं एक्सपांसन वाल्व, को अवरोधित कर सकता है। कि जैसा कि हमको पता है कि एक्सपांसन प्रोसेस में हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रसारण होता है, और प्रसारण का रिजल्ट ये होता है कि उसका दाब न्यूनतम आ जाता है, और दाब के साथ उसका तापमान भी रेफ्रिजरेंट का कम हो जाता है, और इतना कम हो जाता है कि उसका जो तापमान है वो 0 या 0 से नीचे चला जाता है, नेगेटिव टेम्परेचर उसका हो जाता है। और यदि उसमें पानी की थोड़ी सी मात्रा अगर उपस्थित हुई तो ये क्या करेगी, कैपिलरी ट्यूब या एक्सपांसन वाल्व में जो मॉइस्चर है वो यहाँ पर फ्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, प्रशीतक का प्रभाव रुकने लगेगा, तथा कूलिंग इफेक्ट की वजह से कूलिंग इफेक्ट यहाँ पर प्राप्त न होने की संभावना रहती है। ये धीरे धीरे फ्रीजिंग होता जाएगा, और केशिका नली या प्रसारण वाल्व में ये बहाव को, प्रशीतक के बहाव को रोकेगा। जब ये रोकेगा तो पूरा प्रशीतक इवेपोरेटर में नहीं जा पाएगा, और जिसका रिजल्ट क्या होगा, जिसका रिजल्ट हम देखेंगे कि हमें पूरी कूलिंग प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, पूरी कूलिंग प्राप्त नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, तो ये हमारा क्या, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जाके ये फ्रीज हो जाता है। दूसरा जो है हमारा वो है नमी की उपस्थिति में क्षारण, कोरोजन होता है। जब नमी ट्यूब के अंदर होगी और ये कंटिन्यूस होती रहेगी तो क्या होगा, जहाँ पर एयर या मॉइस्चर रहेगी या पानी रहेगा तो हमारी ट्यूब्स जो हैं उसमें कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा, जो नलियों, वाल्वों और सीलों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे वे जल्दी ख़राब हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे कोरोजन की वजह से हमारी ट्यूब्स, वाल्व्स, वो सील्स को नुकसान पहुंचता है, जिससे वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तीसरा जो प्रभाव है नमी का, वो होता है समुद्री तैकाओं में नमी की उपस्थिति से मोटर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर ये नमी अगर कंप्रेसर मोटर में अगर कहीं हो तो उसमें शॉर्ट सर्किट भी ये हो सकता है। ये तीसरा कारण है हमारा। इसके बाद अगला जो रीज़न है वो है हमारा फोर्थ, इसको कहेंगे हम नमी के कारण प्रशीतन निकाय में स्नेहक तेल की गुणवत्ता भी नष्ट होती है। अगर इसमें मॉइस्चर है लुब्रिकेटिंग ऑयल में तो उसकी जो क्वालिटी है वो भी ख़राब होती है। तो ये चौथा रीज़न है जो कि नमी के प्रभाव को कम करता है। इसके अलावा 2 कारण और मैं वर्बली बताना चाहूँगा। एक, फाइनली जब नमी होगी तो COP कम हो जाएगी, COP कम हो जाएगी, कंप्रेसर वर्क बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, कंप्रेसर वर्क इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा। ये 2 इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। ओबियसली जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर वर्क है, COP जो होती है वो होती है रेफ्रिजरेटिंग इफ़ेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय कंप्रेसर। तो ये कूलिंग भी कम होगी। ये कूलिंग कम होगी क्योंकि हमारा एक्सपांसन वाल्व चोक होने लगेगा, इवेपोरेटर कोइल के ऊपर फ्रोस्टिंग शुरू हो जाएगी, तो हीट ट्रांसफ़र पूरा हो नहीं पाएगा, जिससे हमारी कूलिंग कम होगी। और कूलिंग कम होगी तो ऑब्वियसली COP कम होगी, और जब कूलिंग कम होगी तो कंप्रेसर को ज़्यादा कार्य भी करना पड़ेगा। तो ये 2 रीज़न और इसमें हो जाएंगे। तो ये नमी के प्रभाव है जो आपको इस तरह समझ लेते हैं। तो मैंने आज अपने लेक्चर में 2 जो कारण है वो बता दिए हैं। सबसे पहले हमने ये जाना कि नमी क्या होती है और नमी के कारण क्या हैं, ये हमारा पहला आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल था कि ये जो नमी है इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। अगर ये इफ़ेक्ट होंगे तो हमारे जो इफ़ेक्ट है ये सिस्टम में क्या क्या प्रभाव डालते हैं। तो हमने 4 + 2 क्या दिखा है, COP कम हो जाती है, कूलिंग कम हो जाती है, कंप्रेसर वर्क बढ़ जाता है। ये 3 कारण एक्स्ट्रा मैंने बताए इन 4 बिंदुओं के अलावा। तो इन 4 बिंदुओं को आप अच्छी तरह से समझ लें। तो आज के पहले पार्ट में मैंने सिर्फ इनके कॉजेज़ और नमी के प्रभाव को विस्तार से बताने का प्रयास किया है। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा
डिफ्रोस्टिंग के बारे में होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफ्रोस्टिंग। ये जो हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर रिमूविंग, तो मॉइस्चर रिमूव करने को ही हम डिफ्रोस्टिंग कहते हैं। डिफ्रोस्ट, फ्रोस्ट मतलब जमना और जमी हुई आइस को हटाना, डिफ्रोस्ट। फ्रोस्टिंग का जस्ट अपोजिट प्रोसेस जिसे बोलेंगे डिफ्रोस्ट। फ्रोस्टिंग जमना और डिफ्रोस्टिंग मतलब पिघलना। तो डिफ्रोस्टिंग मेथड को विस्तार से देखेंगे और ये जो 7 मेथड है इनको मैं अगले लेक्चर में बताने का प्रयास करूँगा विद डायग्राम। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा पार्ट सेकेंड वो होगा मेथड्स ऑफ डिफ्रोस्टिंग या मेथड्स ऑफ मॉइस्चर रिमूविंग। तो आज हम यहीं से फिनिश करते हैं। ये जो मेथड है सारे ये हम अगले लेक्चर में विस्तार से जानेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है यहीं फिनिश होता है। थैंक यू वेरी मच। और आप इसको इस तरह से नोट्स बना लीजिए अपने। ओके।